Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing great and welcome to my brand new YouTube channel Her Knowledge Hub. आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ इन अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक वे। सो मैं अपना फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को एंड द सब्जेक्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 मैं आज पढ़ाऊँगी, आप इस वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पार्ट 2 होगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 1। अच्छा जी, तो यहाँ पर दिए गए हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स चैप्टर नंबर 1 के, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसकी डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस करेंगे। फिर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फिर स्टार्टिंग या इस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस, देन क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन एंड देन लास्टली एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। पार्ट 1 में हम फर्स्ट ही टेबल ऑफ कंटेंट्स को कवर करेंगे एंड द नेक्स्ट 3 विल बी कवर्ड इन पार्ट 2। तो चैप्टर फर्स्ट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक बिज़नेस को ह्यूमन ही रन करता है और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है एक्चुअली। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन पास्ट में कैसा था और अब कैसा है। तो माज़ी के इंसान का तो सबको पता है कि माज़ी में इंसान कैसा था। माज़ी में जो इंसान था उसकी लाइफ की कोई डायरेक्शंस नहीं थी, उसका कोई पर्पस नहीं था, वो इतना थॉटफुली नहीं सोचता था, उसको उस टाइम बस जो समझ आता था तो कर लिया एंड दैट्स इट। मतलब वो अपने डिसीजंस बनाने के इतना कैपेबल नहीं था और ना ही वो रिसर्च इतना करता था, बस उस टाइम पे वही बात कि उनको जो समझ आती थी वो कर लेते थे। उसके बाद इंसानी ज़िंदगी को यानी कि ह्यूमन लाइफ को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज़ में, जिसमें फ़र्स्ट है इंस्टिंक्टिव और ऑटोमेटिक फ़ंक्शंस, यानी कि वो फ़ंक्शंस जो हमारे बस में नहीं होते, यानी कि जो हम कर रहे होते हैं हम बिना सोचे समझे, यानी वो हमारे अनकॉन्शियस फ़ंक्शंस होते हैं, वो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते। और सेकेंडली होते हैं कॉन्शियस एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारे हाथ में होती है कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पर्पस यहाँ पे मतलब कि क्या कहाँ रह गया। अब बात ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी भी एबिलिटीज़ दी हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो ऑटोमेटिक फ़ंक्शंस हैं, चाहे वो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उसको इसलिए नहीं दी कि वो अपने लिए उसको यूज़ करे, बल्कि इसलिए भी दी हैं कि वो दूसरों की भी हेल्प करे इससे। और अब बात ये है कि जो एक्चुअल में ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि जो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि फार्मिंग हो गई, शॉपकीपिंग हो गई, या दूसरों की केयर करना जब वो बीमार होते हैं, या उस टाइम उनकी मदद करना जब उनको आपकी ज़रूरत है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना, हम इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की काइंड्स के बारे में। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज़ में, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो तमाम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो कि कनेक्ट होती हैं प्रोडक्शन के साथ या एक्विजिशन ऑफ वेल्थ के साथ, यानी इनका मकसद जो है ना, इनका मकसद है किसी तरह से प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना, और हम इनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की 3 टाइप्स दी गई हैं, जिसमें बिज़नेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे शॉर्टली बताऊँगी, बाकी अंग्रेज़ी तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ ही रही होगी, उसको भी साथ साथ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं बिज़नेस की। सबसे पहले तो बिज़नेस में वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि कनेक्ट होती हैं प्रोडक्शन के साथ और गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के साथ, और किस पर्पज़ के लिए, टू अर्न प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ इनकम, हम उसको कहते हैं बिज़नेस। उसके बाद बात आ जाती है प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं दूसरों को। अगर हमारे पास कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ना, और तो अगर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि प्रोफेशन की एग्जांपल्स में आ जाता है, डॉक्टर्स हैं वो अपनी सर्विसेज, अब उनके पास एक स्किल है, एक नॉलेज है, अब वो उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं। प्रोफेसर्स का भी यही हिसाब है, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, इन सब का ऐसे ही है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं कि जब इंसान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है ना दूसरे को या किसी इंस्टीट्यूशन को, वो किस बेस पे कर रहा होता है, एक फ़िक्स्ड सैलरी होती है
यहाँ पे भी मेंशन है कि एक फ़िक्स सैलरी की बिना पर जो है वो अपनी तमाम सर्विसेज़ यानी कि अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड तभी करेगा जब उसको पता होगा कि उसकी एक स्पेसिफ़िक सैलरी है और उसको मिलनी है और वो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगा। अब सर्विसेज जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, सेमी गवर्नमेंट सर्विस है और प्राइवेट सर्विस है। अब नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि इंसान अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म कर रहा होता है, उसका मोटिव कोई प्रॉफिट या इनकम अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता और ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये एक्टिविटीज़ इंसान परफॉर्म क्यों कर रहा होता है, इन फॉलोइंग रीजंस के लिए जो आपको दी गई हैं, जैसे कि रिलीजियस, पेरेंटल, पेट्रियाटिक एंड सोशल। इन रीजंस की वजह से रिलीजियस में ये है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, तो इसमें किसी का वो नहीं है, ये आपका एक ऑब्लिगेशन है, आप उसको बस पूरा कर रहे हैं और आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, इसमें किसी दूसरे का नहीं है कुछ, जो होगा वो आपके साथ होगा। इसी तरह पेरेंटल है, यानी कि हम अपने पेरेंट्स की ओबे कर रहे हैं, हम उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं, उनको अपने रिश्तेदारों की कर रहे हैं, तो वो भी हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ही कर रहे हैं। और फिर है पैट्रियाटिक एंड सोशल। पैट्रियाटिक यही होता है कि आप मुहिब्बे वतन होते हैं, यानी कि आप अपने वतन की फ्रीडम के लिए कुछ कर रहे हैं इस तरह से, तो वो आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। और सोशल में भी ये है कि आप सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी, सो डैट कि अगर आप उनको परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर है कि बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर बिज़नेस की 3 डेफिनेशंस गिवन हैं। जो पहली 2 हैं वो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन क्योंकि ये ऑथर्स की हैं तो आपको इसको वर्ड टू वर्ड ही लिखना होता है, क्योंकि आप उनकी बात को फिर आगे पीछे नहीं कर सकते, वो उनकी बात में फिर डिफरेंस आ जाता है। और जो थर्ड वाली है वो आप उसको मतलब बस ये बताया गया है कि बिज़नेस जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, प्रॉफिट के लिए। तो इन वेरी वेरी शॉर्ट वर्ड्स बिज़नेस का मतलब ही यही है। या अगर आप इसको अपनी ही वर्डिंग में किसी भी तरीके से आप इसको लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। और इसलिए मैंने पहले 2 भी राइटर्स का वो लिख दिया था डेफिनेशन, कि अगर आप लोग वो प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाए, तो आप वो लिख सकते हैं। अब बात ये है कि बिज़नेस जो है वो एक कैसी एक्टिविटी है। अब बिज़नेस जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। वो इस तरह से कि जो इंसान ही है जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उससे प्रॉफिट अर्न करता है और फिर उससे बहुत सी चीज़ें मैनेज करता है। फिर है कि बिज़नेस जो है वो एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकनॉमिक एक्टिविटी इस तरह से है कि इसका कंसर्न जो है वो क्रिएशन, अटेनमेंट और कंजप्शन ऑफ वेल्थ के साथ है। यानी हम इकनॉमिक्स में यही बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, इसीलिए बिज़नेस का ताल्लुक जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी के साथ भी है। और फिर है कि बिज़नेस एक सिस्टम है। वो किस तरह से कि बिज़नेस जो है वो एक ऐसा सिस्टमैटिक और एक ऐसा साउंड अरेंजमेंट है डिफरेंट फैक्टर्स का, जो मतलब जिसकी वजह से हम फुलफ़िल कर सकते हैं, मतलब हम करते भी हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि हमारा जो बिज़नेस जो है वो एक अच्छी तरह से वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चले। फिर कहा गया है कि बिज़नेस जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। बिज़नेस एक सोशल प्रोसेस किस तरह से है, क्योंकि वो ओनर्स रन करते हैं। किसकी मदद से, एम्प्लॉयज़। यानी एक ओनर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देगा और बिज़नेस चल पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको बिज़नेस चलाने के लिए बहुत से लोगों की, वैरायटी ऑफ पीपल विद वैरायटी ऑफ स्किल्स की ज़रूरत होती है कि वो आपके बिज़नेस को रन करें। तो इस तरह से कि एक ओनर जब है वो रन करेगा बिज़नेस को एम्प्लॉयज़ की, प्रोफेशनल की और कस्टमर की मदद से, तो इस तरह से एक सोशल प्रोसेस है। फिर आगे बात की गई है बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बिज़नेस की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। इसमें ये बात हुई है कि बिज़नेस जो है वो एक बहुत ही मतलब डिफरेंट स्केल्स पे काम कर रहा होता है, लेकिन जो हर बिज़नेस का एक ही पर्सपेक्टिव होता है और वो होता है सेल, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। और इसी पर्पज़ के लिए जो है डिफरेंट फैक्ट्रीज़, इवन के डॉक्टर्स, लॉयर्स सब जो हैं वो अपने काम कर रहे होते हैं एक कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन कहते हैं बेनिफिट को। अब इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है प्रॉफिट मोटिव। अब ज़ाहिर है बिज़नेस कोई चैरिटी के लिए तो हम नहीं ओपन कर रहे ना, यानी हमने बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न करना है, तो हम बिज़नेस को प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं। तो यही इसका एक ख़ासियत ये भी है कि हम एक प्रॉफिट मोटिव के लिए बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब बात है एलिमेंट ऑफ रिस्क, थर्ड पॉइंट। इसमें यह है कि बिज़नेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिस्क इसमें एक रहता है। चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कुछ भी करें ना, वो एक रिस्क का एलिमेंट रहता है। अब देखें, अब लोगों की डिमांड, लोगों का टेस्ट, फैशन, ट्रेंड वो एक सा नहीं रहता।
अगर हम लेडीज़ के कपड़ों की बात करते हैं तो कभी लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, कभी शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं। लड़कों की फ़ैशन की बात करते हैं, कभी ये शर्ट चल रही है, कभी वो शर्ट। तो बिज़नेस को भी उसके अकॉर्डिंग अपना टेस्ट चेंज करना पड़ता है। इसीलिए बिज़नेस में ज़रूरी होता है कि आप रिस्क लिए बगैर नहीं चल सकते हैं। अब है फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है बैकबोन ऑफ बिजनेस। जब आपसे कहा जाए कि बिजनेस की बैकबोन क्या है, आप लोगों के कहना मैनेजमेंट। देखिए कि हम एक अच्छी मैनेजमेंट, चाहे वो घर की हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, उसके बगैर नहीं चल सकते सिस्टम। इसे एक अच्छी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम भी दी हुई है और जो जो कलर्स हैं डायग्राम के वो ऊपर गिवन है। जैसा कि प्रॉफिट है, कैपिटल है, लेबर है, मटेरियल मशीनरी, ये सब चीज़ें जो है ना मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। इन सब का मैनेजेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा जो है वो बिज़नेस रन कर सकते हैं। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज़ में है, कुछ भी है ना, मैनेजमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन एवरीथिंग। और ये डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इस तरह का पाई चार्ट बना सकते हैं और इस तरह अंदर नाम मेंशन कर दीजिएगा कि मैनेजमेंट का चाहे वो पाई चार्ट है और डिफरेंट डिफरेंट जिसके दिए गए हैं, प्रॉफिट, कैपिटल, लेबर, ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड करके एक अच्छा इंप्रेशन आप डाल सकते हैं एग्जामिनर पे। फिर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो कैपिटल। अब कैपिटल जो है वो एक बेसिक और एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हर बिज़नेस का। कोई भी बंदा, आप कह लें किसी बिज़नेस स्टार्ट करना है और बिना कैपिटल लगाए, अगर आपको छोटे से छोटा बिज़नेस भी रन करना है तो आपको उसके लिए भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। अब सिक्स्थ पॉइंट में बात की गई है एम्प्लॉयमेंट की। अब एम्प्लॉयमेंट का बिज़नेस से क्या ताल्लुक़ है? बिज़नेस तो वो एक है कि आप अपने लिए कर रहे हैं और आपको उससे प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, जो भी है। यू आर नॉट अ एम्प्लॉय इन योर ओन बिज़नेस। लेकिन दूसरे एम्प्लॉय होते हैं आपके बिज़नेस में, आप अकेले नहीं रन कर रहे होते। जैसा कि मैंने वो सोशल प्रोसेस वाले की बात की थी कि बिज़नेस एक सोशल प्रोसेस है, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि बिज़नेस जो है वो डिफरेंट लोगों से चलता है और जो डिफरेंट लोग होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो वो उनके लिए है कि डिफरेंट लोगों की जो रोज़ी रोटी चल रही होती है वो आपके बिज़नेस से चल रही होती है, तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट इज़ वेरी क्रूशियल। अब बात करते हैं रेगुलर ट्रांजैक्शंस की, 7 पॉइंट। अब बिज़नेस जो है ना वो रेगुलर डीलिंग्स का नाम है। आप वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होते, वहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ एक, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अपनी बुक सेल करने के लिए जाता है किसी बुक शॉप पे और वो बुक शॉप वाला जो है ना उसकी वो बुक ख़रीद लेता है और वो एक ही बार किया है, तो ये कोई बिज़नेस ना हुआ कि आपने एक ही दफ़ा ट्रांजैक्शन किया, उसको बिज़नेस का नाम दे दिया। हाँ, अगर वो बच्चा रोज़ाना जा रहा है, दिन में कई बार जा रहा है, अपनी बुक्स वहाँ पे सेल आउट कर रहा है और उससे पैसे ले रहा है, तो हम उसे बिज़नेस कह सकते हैं। अब 8 पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी जो है वो एक इकोनॉमिक टर्म है और इसे कहा जाता है कि किसी की भी वांट को सेटिस्फाई करना इज़ यूटिलिटी। अब बिज़नेस जो है वो यूटिलिटी ही तो क्रिएट करता है। वो किस तरह से, कि जब उस बिज़नेस की बनाई हुई चीज़ हम तक पहुंचती है, जो हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, तो हमारी क्या होती है, हमारी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाती है और वो यूटिलिटी हो जाती है। तो इस तरह से बिज़नेस जो है वो यूटिलिटी को क्रिएट करता है। अब 9th पॉइंट है ट्रांजैक्शंस फॉर अ प्राइस। अब बिज़नेस में जो डीलिंग्स हो रही होती हैं वो फ्री में तो नहीं हो रही होती, वो उन सब के पीछे एक मोटिव होता है और वो है एक कीमत पे वो हो रही होती हैं। ठीक है, वो किसी कंसिडरेशन पे, किसी प्राइस पे हो रही होती हैं। अगर वो नहीं होगी किसी चीज़ की प्राइस, तो सेल ही नहीं होगी और अगर सेल नहीं होगी तो बिज़नेस नहीं होगा। तो इसीलिए ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होती हैं कीमत के लिए। फिर एक मेन पॉइंट है रीज़नेबल प्रॉफिट। रीज़नेबल प्रॉफिट में ये कि अब किसी की भी इनकम जो है ना बिज़नेस से जो आ रही होती है, वो उसके लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है, एक इनकम आना, एक प्रॉफिट अर्न करना एक बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब ये नहीं करना चाहिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रीज़नेबल प्राइस पे करो, अपनी जो आपने कॉस्ट लगाई है उस प्रोडक्ट पे उसको कवर करो एंड दैट्स ओके। ये एक बहुत सूटेबल वे है अपने बिज़नेस को रन करने का इन अ वेरी गुड मैनर। अब 11th पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब यहाँ पे ये है कि जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, आईटी है, कुछ भी है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो अपने क्या कर रहे होते हैं, अपने वहाँ के जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं वो अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं। जब वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं ऐसे ऐसे कि बाजू का जो
ट्रेडर्स होते हैं वहाँ के और जो कस्टमर्स भी आते हैं वो भी अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, किस लिए? बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो बिज़नेस की ग्रोथ के लिए हमें दूसरों के भी आइडियाज़ को लेना चाहिए, सिर्फ अपनी ही नहीं करनी चाहिए कि हाँ बस हम जो कह रहे हैं वो हमारा आइडिया बेहतरीन है, दूसरों के आइडियाज़ भी प्रेफर करने चाहिए। फिर है जी क्रिएटिंग कस्टमर्स। अगर आपका बिज़नेस माइंड है तो आपके लिए पॉइंट बहुत ज़रूरी है। वो ये कि कस्टमर जो है ना वो बिज़नेस की कह लें कि फ़ाउंडेशन है। जब भी हम जैसे कोई बिल्डिंग हमने बनानी होती है तो हम उसकी फ़ाउंडेशन बहुत अच्छी रखते हैं ताकि वो बिल्डिंग लंबा अरसा चले, बहुत अरसा चले। इस तरह कस्टमर जो है वो बिज़नेस की फ़ाउंडेशन होते हैं। अगर आप उनको सेटिस्फाई करेंगे तो आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलेगा। बहुत सारे रिटर्निंग कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग भी रिटर्निंग कस्टमर्स होते हैं। हम लोग एक ब्रांड से अगर कोई चीज़ लेते हैं, किसी भी दुकान से अगर हम कोई एक चीज़ लेते हैं, हमें पसंद आती है, हम वापस जाते हैं उसके पास। तो इसी तरह से बिज़नेस का भी यही हिसाब है कि आपके कस्टमर्स आपकी फ़ाउंडेशन है, आपको उनको सेटिस्फाई करना शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए। आपका बिज़नेस तभी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगा जब आप उसके अंदर कोई इनोवेशन ला रहे होंगे। फॉर एग्जांपल बिज़नेस ए है, बिज़नेस बी है, दोनों एक जैसा काम कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग दोनों बड़े अच्छे चल रहे हैं। बिज़नेस ए ने जी कोई इनोवेशन ले आया, वो मतलब यही होता है ना इनोवेशन, कि आप अपनी चीज़ों की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर लें, डिज़ाइन उसके वही चीज़ है लेकिन उसका डिज़ाइन बदल दें, टेक्निक्स उसकी इम्प्रूव कर लें, यही सब चीज़ें होती हैं जिससे आप इनोवेशन ले आते हैं। तो ऐसे ही है कि कोई भी बिज़नेस है वो तभी प्रोग्रेस करेगा और जब उसमें इनोवेशन आएगी। अगर आप आज के दौर में रह रहे हैं और आप पुरानी सदियों का कोई डिज़ाइन लेकर चल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आज के लोगों को आज की चीज़ें चाहिए, तो आपको इसके लिए इनोवेशन लानी पड़ती है। फिर है सर्विसेज ऑफ मिडल मैन। अब यहाँ पे मिडल मैन का जो वर्ड है वो उसे हम कहते हैं एजेंट, यानी कि जो एजेंट की एक सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं। अब मिडलमैन का काम क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है बायर और सेलर में। अब देखें जो सेलर है यानी कि जो बिजनेसमैन है वो तो नहीं अपने प्रोडक्ट्स हर जगह लेकर जाएगा और कहेगा कि ये लो ले लो। अब उसने किसी को तो हायर करना है ना, तो वो जिस बंदे को हायर करता है उसको मिडलमैन कहा जाता है, उसे एजेंट कहा जाता है। और वो एजेंट किस लिए कर रहा होता है? फ्री तो वो भी नहीं कर रहा होता, तो एजेंट कर रहा होता है वो सब कमीशन के लिए। उसका जो मुआवजा होता है ना उसे हम कमीशन कहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस वो है कल्चर। अब कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिज़नेस शुरू करे तो वो उसको एक अपने कल्चर को ना कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको फिर दिमाग में रखना चाहिए कि वो कहाँ पे बिज़नेस कर रहा है और क्या कर रहा है। अब हमारे जैसे 5 सूबे हैं और पाँचों के में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हर एक अपना अपना कल्चर है। कहीं पे शलवार कमीज़ चलती है, कहीं पे कोई लिबास चल रहा है, कहीं पे कोई। तो अगर जो बंदा उस एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वो उसका बिज़नेस है तो उसको वो चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उसके सराउंडिंग में लोग क्या पसंद करते हैं, उसके सराउंडिंग का कल्चर कैसा है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तभी उसका बिज़नेस प्रोग्रेस करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। जी, तो इस तरह से बिज़नेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जिस ऑब्जेक्टिव की बात है वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। अब जैसा कि जब से चैप्टर शुरू हुआ है हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि बिज़नेस का मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है एंड ऑल दैट। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं प्रॉफिट को अर्न करने की और वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। जिसमें सबसे पहले ये कि इन ऑनर जब अपनी पर्सनल नीड्स के लिए करता है और जब आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो आपके अंदर एक हार्ड वर्क की स्पिरिट क्रिएट करता है। इससे हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं, डेवलप करते हैं। ये हम रिज़्क़ हलाल के लिए भी अर्न करते हैं, ज़ाहिर है प्रॉफिट। उसके बाद ये है कि एक नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉफिट अर्न किया जाता है और नेशनल इनकम कहा जाता है, यानी कि टैक्सेस, प्रॉफिट, इनकम। तो ऐसे अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्सेस ज़्यादा होंगे, तो ये होती है नेशनल इनकम। अब सेकंड पे है सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज में यही कि बिज़नेस जो है वो लोगों को लार्ज नंबर ऑफ़ सर्विसेज प्रोवाइड करके उनका उनका ही बेनिफिट कर रहा होता है। अपना तो कर रहा होता है लेकिन उनका भी कर रहा होता है। और यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे जो है कुछ सर्विसेज हैं जो कि बिज़नेस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के लिए। सबसे पहले ये कि वो उसको अच्छी गुड्स अच्छी क्वालिटी पे जो है वो देता है, उनको सप्लाई करता है और जो लेटेस्ट डिज़ाइन और फैशन के अकॉर्डिंग लोअर प्राइसेस पे और अपने गुड्स को प्रोवाइड करता है कंट्री के तमाम एरियाज़ में। और सोसाइटी का वो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट से जो है वो प्रिवेंट भी करता है, जैसे पोल्यूशन और उसके अलावा भी बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन सब से इन्वायरमेंटल एक पोल्यूशन भी होती है, उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। कुछ बिज़नेसेस ये काम ख़्याल करते हैं सोशल वेलफेयर का, बाकी बहुत ही कम होते हैं जो इस चीज़ का ख़्याल करें।
फिर बिज़नेस एक सोशल सर्विस ये भी प्रोवाइड करता है कि वो लोगों को इनकरेज कर रहा होता है, उनकी हेल्प कर रहा होता है कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो ये थी सोशल सर्विसेज। बाकी आप लोग लाज़म स्क्रीन से भी पढ़ते जाइएगा साथ-साथ। अब बिज़नेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। जो एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करता है वो ना सिर्फ ओनर को प्रोवाइड कर रहा होता है बल्कि बहुत से लोगों को काम दे रहा होता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स तो होते ही हैं ज़ाहिर है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, मिडल मैन को भी देखिए जो पीछे हमने पढ़ा है उसको कमीशन मिल रही होती है, वो भी उसका एक रोज़ी रोटी का एक ज़रिया है। तो इस तरह से बहुत से लोगों को जो है ना बिज़नेस वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है। इसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव है जिसमें बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट तो देखिए उसके बगैर बिज़नेस चलेगा ही नहीं। अब इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है और तरह से इन्वेस्टमेंट करने की, यानी कि अपनी नेशनल सेविंग्स को हमने यूज़ करना है बहुत एक प्रॉफिटेबल और बहुत यूज़फुल वे में। अब वो किस तरह से, इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, जैसा कि ऑनर एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, वो ऑनर्स इक्विटी होती है वो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं शेयर्स खरीद कर या डिबेंचर्स से। फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप की फॉर्म में मुशारिका और मुदारिबा। और ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये सब आपने आगे डेप्थ्स में जाकर पढ़ना है। आगे शेयर्स और डिबेंचर्स ही डिबेंचर्स हैं, तो डोंट वरी, ये आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि शेयर्स, डिबेंचर्स और ये मुशारिका, मुदारिबा और पार्टनरशिप ये सब क्या है। अच्छा जी, तो अब जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है वो है नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि कुछ बिजनेसेस स्टार्ट ही इसलिए किए जाते हैं ताकि वो सिक्योर कर सके नेशनल इंटरेस्ट को और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें, या अपनी कंट्री का जो है वो डिफेंस सिस्टम को भी उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो कुछ बिज़नेस स्टार्ट इस पर्पज़ के लिए किए जाते हैं। एंड रिमेंबर, जो इस तरह के बिज़नेस स्टार्ट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंडर स्टार्ट किए जाते हैं। उनके परमिशन के बगैर आप स्टार्ट नहीं कर लेते ये सब। अब सिक्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन जो है बिज़नेस का वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब किसी भी बिज़नेस का अल्टीमेट टारगेट होता है कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करे। अगर किस तरह से उसको डेवलप करता है वो आपको नीचे फिगर में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि पहले वो एक फेवरेबल बैलेंस होगा, यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जो BOPN है इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, इम्पोर्ट्स कम होनी चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसके लिए एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए होंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। फिर हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, और जब नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और भी फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस के, जिसमें इनोवेशन है, यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया कि बिज़नेस में एक इनोवेशन लाना एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद ये कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही आप उसे इनोवेशन ला सकते हैं। ये बिज़नेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि हमें अपनी कॉस्ट कम रखनी है और प्रॉफिट ज़्यादा रखना है उससे। उसके बाद सेल्स फंक्शन है, यानी कि एक सेल्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आपको खुद भी पता है ये चीज़ कि ज़ाहिर है सेल होगी तो बिज़नेस होगा, वरना नहीं होगा। तो जैसे हमारी सेल ज़्यादा होगी तो बिज़नेस एक्सपैंड होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। फिर आपको अपने एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट देना है, जैसे ये कि अगर आप उनसे ये तो नहीं ना कर सकते कि आप उनसे ओवर टाइम पे काम करवाई जा रहे हैं, उनसे बर्डन पे बर्डन उन पे डाली जा रहे हैं, लेकिन उनको बदले में कुछ भी नहीं दे रहे। तो उसके लिए आपको उनके लिए बोनस, कुछ इंसेंटिव्स वगैरह रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे उनको मज़ीद मोटिवेशन मिले काम करने की। उसके बाद है ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब आप किसी एक अनस्किल्ड बंदे को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका लिंक करते हैं इस ट्रेनिंग वाले पॉइंट का यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। अब कोई आपके पास नई टेक्नोलॉजी आई है, अब उसको यूज़ करने के लिए कोई बंदा उसमें माहिर होगा तो वो उसको चलाएगा। जिस बंदे को पता नहीं कि इसको कैसे यूज़ करना है, आप उसको तो नहीं कह सकते कि ये लो और चलाओ इस मशीन को। तो उसको पहले ट्रेन करना पड़ेगा, उसको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक नेशनल ड्यूटी है बिज़नेस की, और इसका ऑब्जेक्ट भी है कि लोगों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे, यानी कि लोगों का जो है इनकम लोगों की इंक्रीज़ होती है जब बिज़नेस की एक्टिविटीज़ एक्सपैंड होती हैं। अब जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो, इसमें जो लोग हैं वो इतने मतलब रिच क्यों हैं, क्योंकि उनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टेबल हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो नहीं है, क्योंकि उनका बिज़नेस स्टेबल नहीं है वहाँ के। फिर उसके बाद बात की गई यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पे, यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं। ऑयल है, गैस है, आयरन है। इसके बारे में ये कहा गया है कि हमने इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है, और यूटिलाइज़ किसके लिए करना है, कंट्री के जो लोग हैं उनकी बेटरमेंट के लिए। ज़्यादा जब अपने ही रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाएंगे तभी तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं।
एंड लास्टली जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्टली पॉइंट बताया था फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब यही है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा रखना है और अपनी इंपोर्ट्स को कम रखना है ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ में अपनी कंट्री जो है वो प्रोमिनेंट कर सकें। चलिए जी, इसी के साथ हमारा द वेरी फर्स्ट लेक्चर होता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।